राहुल जी, जिस ओर अभी बातचीत हमारी चल रही है, इसमें दो मुख्य बिंदु मुझे लगते हैं जिससे कि तमाम दक्षिणपंथियों को प्रॉब्लम हो सकती। एक तो ये कि जो नेहरू का आजादी के बाद जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रह गए, उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है हम लोगों के, उनके अंदर असुरक्षा भाव नहीं होना चाहिए, उनको हमें एक देशद्रोही की नजर से नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात यह थी कि जो इन्होंने हिंदू कोड बिल में बदलाव की कोशिश की, क्या इन दोनों की वजहों से वो दक्षिण पंथियों के निशाने पर आए या उसके पहले से वो निशाने पर थे? नहीं, वो तो पहले से ही थे निशाने पर, क्योंकि वैचारिक दोनों विचारधाराओं में मतभेद इतने तीखे थे और इतने बड़े थे कि उनमें टकराव बहुत स्वाभाविक था, होना ही था। वो उससे बचना संभव ही नहीं था। अब ये देखिए, इन लोगों को पता सबको है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं या वो याद नहीं रखना चाहते कि नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, इस देश का जो पहला मंत्रिमंडल बना, उसमें जब सर्वे सर्वा थे नेहरू, जो चाहते वो कर सकते थे। उन्होंने किन लोगों को रखा अपने पहले मंत्रिमंडल में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदू महासभा के नेता थे, डॉक्टर अंबेडकर, जो इतने तीखे आलोचक थे कांग्रेस के, गांधी के और नेहरू के भी, और लोगों को रखा, दूसरी विचारधाराओं के लोगों को रखा, ऐसे बड़े पूंजीपतियों को भी रखा, अर्थनीति के जो उस्ताद थे। तो ये है नेहरू की लोकतांत्रिकता। और एक बड़े उद्देश्य के लिए, और एक तरह से उन्होंने एक राष्ट्रीय सरकार बनाई थी जिसमें कांग्रेस से बाहर के और अपने आलोचकों को भी शामिल किया आदर के साथ। तो ये समस्या, तो टकराव है, वो तो बहुत पुराना है। वही उसका पुराना क्या है कि भाई भारत की प्रकृति क्या है, भारतीय होने का मतलब क्या है, और हिंदुत्व क्या है। यह भी आज मैं हिंदुत्व जो कह रहा हूँ, ये साबरकरी अर्थ में नहीं कह रहा हूँ। हिंदुत्व यानी हिंदुइज्म, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो हिंदुत्व है, हिंदू होना, हिंदूपन। तो इसकी समझ में, इसकी दृष्टि में, अब ये लोग अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लें तो वो पाएंगे कि नेहरू ने किन किन बातों की, चीजों के बारे में लिखा है। उन्होंने वेदांत के बारे में लिखा है, उन्होंने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के बारे में लिखा है, उन्होंने अब जैसे बात हो रही है, विवेकानंद जी का जिक्र किया अभी विपुल ने। अब इन लोगों को ये नहीं मालूम कि विवेकानंद ने, जिसका बहुत गर्व के साथ वो बार बार उल्लेख किया है, उन्होंने अपने गुरु की बात, परमहंस रामकृष्ण की बात, वो ऐसे अकेले, अपने समय में अकेले व्यक्ति थे, आध्यात्मिक विभूति थे, जिन्होंने वेदांत, भक्ति मार्ग, इनके अलावा इस्लाम को पूरी तरह स्वीकार करके, पूरी तरह मुसलमान बन के उसी ईश्वर को हासिल किया जिसको उन्होंने काली की भक्ति से और वेदांत से हासिल किया। और फिर उन्होंने लंबे समय तक ईसाई बनकर, पूरी तरह ईसाइयत को जीकर भी उसी लक्ष्य को प्राप्त किया। और अंत में कहा कि जेतो मत तेथो पंथ, यानी जितने मत हैं उतने पंथ हैं। विवेकानंद उस गुरु के शिष्य थे। और भी बातें कही हैं, रविकांत जी बता चुके हैं। श्री अरविंद की बात बहुत महत्वपूर्ण कही विपुल ने। श्री अरविंद ने, उनका जो अंतिम संदेश है, जो संयोग से आज ही के दिन 15 अगस्त, जो उनकी स्वयं की जन्मतिथि है, 15 अगस्त 1947 को देश के नाम संदेश जो उन्होंने रेडियो के मांगने पर उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने अपने 5 सपनों की बात की है कि ये 5 सपने हैं जिनको मैंने सबसे पहले जब जीवन शुरू किया था तब मैंने इन सपनों को देखा था। उसमें दूसरे स्वप्न की बात वो कह रहे हैं। पहले में तो ये था कि पहला था, एक, मैं ये हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, एक पहला सपना था एक क्रांतिकारी आंदोलन जो स्वाधीन और एकीभूत भारत को जन्म दे। भारत आज स्वाधीन हो गया है पर उसने एकता प्राप्त नहीं की है। इसके बाद वो अब कहते हैं कि विधान परिषद यानी संविधान सभा, विधान परिषद की दूरदर्शितापूर्ण प्रबल नीति ने इस बात को संभव बना दिया है कि दलित वर्गों की समस्या बिना फूट फुटाव के हल हो जाएगी, परंतु हिंदुओं और मुसलमानों का पुराना सांप्रदायिक भेद देश के स्थायी राजनीतिक विभाजन के रूप में सुदृढ़ हो गया दिखता है। आगे वो कह रहे हैं कि अगर ये कायम रहा
तो भारत भयानक रूप में दुर्बल और अपंग तक हो सकता है। गृह कलह का होना सदा ही संभव हो सकता है। नए आक्रमण हो सकते हैं और हम पर विदेशी शासन का हो जाना तक संभव हो सकता है। भारत की आंतरिक उन्नति और समृद्धि रुक सकती है। राष्ट्रों के बीच उसकी स्थिति दुर्बल हो सकती है। उसका भविष्य कुंठित, यहाँ तक कि व्यर्थ भी हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए। देश का विभाजन अवश्य दूर होना चाहिए। उन्होंने वो ये 15 अगस्त 1943 को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में हो, लेकिन अंततः संयुक्त मिलजुल कर काम करने से ही भारत की वो अखंडित पूर्णता और उसकी जो नियति है, जिसके लिए वो संसार में आया है, वो पूर्ण नियति को पूरा कर सकेगा। ये श्री अरविंद के देश के नाम संदेश है। लेकिन अब इनको पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। हमें पढ़ना नहीं है, हमें शोध का कष्ट नहीं उठाना है, हमें अपने इतिहास को भी ठीक से अपने श्रम से, अपनी जिज्ञासा से जानना नहीं है। हमें व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के द्वारा ज्ञान ग्रहण करना है और ज्ञान का विस्तार करना है और उसको फैलाना है। समस्या ये है। बिल्कुल। पर शिवकांत जी, क्या नेहरू को डिमोनाइज करके आज के समय में वोट हासिल किया जा सकता है? क्या एक ऐसा एक ऐसे लोगों की पीढ़ी तैयार हो गई है जो दरअसल नेहरू और गांधी को पसंद नहीं करते हैं, और आप उनको जितना उनके बारे में मिस इन्फॉर्म करेंगे उतना ही वो आपके कट्टर समर्थक बनेंगे? शिवकांत जी, आप अपने को अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें। इस बात में कुछ सच्चाई तो है। देखिए, बार बार जो बहुमत मिल रहा है, इतने सारे वोट मिल रहे हैं, तो उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है। और ये सब इसलिए हो रहा है, मुझे लगता है, क्योंकि अब 75 साल हो गए हैं। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब अभी तो बहुत छोटा समय बीता है। 75 साल के बाद तो आदमी की पक्की आयु मानी जाती है, देश की भी पक्की आयु मानी जाती है। और 75 साल के और बहुत से देश हैं आसपास जिनके साथ आप तुलना करके देखते हैं कि आप कहाँ हैं। और ये जो है अवश्यम भावी है कि एक पड़ाव पे आकर के लोग आप ये देखना चाहते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम जहां होना चाहिए हमें वहां हैं कि नहीं। और उसमें सबसे पहले आर्थिक नीतियां आती हैं, क्योंकि सारी समस्या हमारे यहाँ बेरोजगारी की या आर्थिक बदहाली की है। उस आर्थिक बदहाली के कारण जब खोजने लगते हैं लोग, तो ठीक है, उनको तरह तरह के कारण है, आप कुछ भी कारण खोज लें, लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है कि अब तक ज्यादा समय से जो सरकार चली आ रही है या जो प्रणाली चली आ रही है उस पर दोषारोपण करें। तो मूलतः कोशिश ये है कि ये बताया जाए कि जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहा, उसके बाद उसी विचारधारा के लोग जो है वो देश का नेतृत्व संभालते आए। ये बदहाली का कारण उनकी नीतियां हैं। एक हद तक ये बात सही भी है, गलतियां हुई हैं, लेकिन सारे वही कारण है ये कहना भी गलत है। और उसको फिर जामा पहना दिया जाता है कि साहब हिंदुत्व होता तो हम एकजुट रहते और ये होता वो होता। असल में सांप्रदायिकता की कुछ देर पहले बात हो रही थी। हम सांप्रदायिकता की बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि केवल हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के बीच ही सांप्रदायिकता नहीं है। भारत में सबसे बड़ी सांप्रदायिकता की समस्या जो धर्म है उनके भीतर रही है। हिंदू मत, इतने ज्यादा हिंदू संप्रदाय हैं। अगर आप पुराना इतिहास उठा करके देखें तो जब संविधान सभा में बहस हुई थी, ठीक है, मुस्लिम लीग ने विरोध किया था आपके जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में उनसे ज्यादा उसका विरोध करने वाले बहुत से हिंदू जो संप्रदाय थे वो नहीं चाहते थे। जिस हिंदू कोड बिल की बात हो, जिसको लेकर के वो नाराज थे, तो उनका प्रखर विरोध था। मुझे लगता है उस वक्त संविधान सभा में जो भी बहस चली, अंबेडकर नहीं चाहते थे, अंबेडकर चाहते थे कि ये बिल बने, जो है वो समान नागरिक संहिता सबके लिए बने, ताकि महिलाओं जो दाय है, जो शादी है, उसमें कम से कम इन चीजों में जो सामाजिक चीजें हैं इनमें तो एकता आए, बराबरी हो और इससे फायदा होता। लेकिन उस वक्त सरकार भी, जो लोग सत्ता में थे वो सब डर गए, उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। तो इस तरह के बहुत से हिम्मत वाले काम हो सकते थे जो नहीं किए गए और जिनकी वजह जो है अब ये बताया जाता है कि केवल मुसलमान हैं या ईसाई या दूसरे लोग हैं। असल में
जो हिंदुओं के भीतर जो संप्रदाय थे वो इसके लिए सबसे बड़ा कारक है। उनका सामना करने की हिम्मत तब नहीं जुटाई गई, और वो जो मतलब कमजोरी है, वो जो गलती है, वो आज तक हमें सालती है। ऐसे और बहुत से उदाहरण हैं। तो इसलिए ये जो मतलब सांप्रदायिकता की बात है, ये केवल दूसरे धर्मों या दूसरे संप्रदायों की नहीं है, संप्रदायों और धर्मों के भीतर जो सांप्रदायिकता, इसी तरह से आप इस्लाम को ले सकते हैं। इस्लाम के भीतर इतने सारे संप्रदाय हैं, आप एक बात उठा करके देख लीजिए, दूसरा जो है वो तलवार तान के खड़ा हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब राष्ट्रीय हित के जब की बात आती है या इस तरह के जब काम होते हैं, तो मुझे लगता है अब हम इतने शिक्षित हो गए हैं, देश इतना आगे बढ़ गया है, इस पर नए सिरे से सोचने और एक आम राय बनाने की जरूरत हो ये रहा है कि नारेबाजी के चक्कर में कड़वाहट फैल जाती है और जो मेन मुद्दा है वो पीछे चला जाता है। बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या ये जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नेहरू पर सारा दोष मढ़ा जा रहा है? कि अगर आज आप देख लें तो 2014, 2015, 2016 ये वो समय थे जब भारत की जीडीपी 8% से ग्रो कर रही थी। उसके बाद जो लगातार नीचे गई है, वो पैंडेमिक के ठीक पहले वो 0.37% उस क्वार्टर में चली गई। जो क्रेडिट क्राइसिस थी उसके बारे में खुद नीति आयोग के अध्यक्ष कह रहे थे 70 साल में सबसे बड़ी क्रेडिट क्राइसिस है। और बेरोजगारी के बारे में कहा जा रहा था कि तो 45 साल में इतनी भयानक बेरोजगारी कभी हुई नहीं। तो इन सब चीजों पर लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए लगातार आप दोष नेहरू जी के दें कि आपने ऐसा देश बना दिया था जिसमें इन समस्याओं को निपटाने में 8-10 साल तो बहुत छोटे समय लगते हैं। बिल्कुल, कोशिश यही हो रही है। और जो मुझे लगता है कि ये जो डर है नेहरू से, और नेहरू ने जिस तरह का देश बना करके खड़ा किया, चाहे उसमें सेकुलरिज्म की भावना हो, समाजवादी उसमें मूल्य हो, और साथ ही साथ जो साइंटिफिक टेम्परामेंट और जो तमाम संस्थाएं उन्होंने खड़ी की, उन संस्थाओं को आप देखिए लगातार कमजोर किया जा रहा है। जबकि नेहरू जिस तरह के डेमोक्रेटिक थे, वो चाहे पत्रकारों को लेकर के उनकी तमाम ऐसी टिप्पणियां हैं कि जहां किसी ने उनको कुछ ऐसा लिखा तो बुला करके उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चाय पीना पसंद करेंगे, वो मैं कहना नहीं चाहता। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उसको भी जिस तरह से नेहरू उसको तवज्जो दे रहे थे, और लगातार भारत निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी, देश निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसने आरएसएस को और ये जनसंघ उस समय का, या जो दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी ताकतें थी, उनको उस वक्त बहुत कमजोर कर दिया। उन्हें एक बहुत लंबा वक्त लगा उस पूरे नेहरू फिनोमिना से बाहर निकलने में। तो आज उनके लिए सबसे ज्यादा आसान ये है कि आप किसी भी समस्या के लिए नेहरू के ऊपर दोष डाल दें, तो ताकि आपका वो भी काम चलता रहे। क्योंकि 75 साल के बाद की जो पीढ़ियां हैं, उसमें 2 पीढ़ियां तो ऐसी हैं जिनका आजादी के आंदोलन से और संविधान सभा से, इन सब से बहुत ज्यादा समझदारी उसके प्रति नहीं है। तो उस अज्ञानता का भरपूर फायदा उठाना, और साथ ही साथ जहां पे डिस्कोर्स हो सकता है वो डिस्कोर्स के लिए स्पेस न देना। अब आप बहस करने जाएंगे कहां? विश्वविद्यालय में होगी। जो नेहरू पर बात करे, गांधी पर बात करे, तो उसको आप जमींदोज कर दें, उसको बोलने न दें। जो अंबेडकर की बात करे उसको आप ना बोलने दें। तो जो मैं कहूंगा, मैं का मतलब है कि जो सावरकर ने कहा, जो गोलवलकर ने कहा, बस वही सत्य है, और उसी के हिसाब से देश चलेगा। और उसमें सबसे बड़ी बाधा नेहरू है, इसलिए नेहरू को लगातार आप लांछित करते रहें और इन समस्याओं से लोगों पर पर्दा डालते रहें। लेकिन ये कब तक चलेगा? जो आर्थिक स्थितियां हैं वो बेकाबू होती चली जा रही है, बेरोजगारी का जो आलम है, महंगाई का जो आलम है, और दलितों और पिछड़ों का जो तिरस्कार है, उनके अधिकारों का जो जिस तरीके से हनन हो रहा है, ये कब तक आखिर चलेगा? तो मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद तो इनका सामना करना ही पड़ेगा, उस सच का सामना करना पड़ेगा। और एक और वजह मुझे लगती है, थोड़ी सी अलग बात है इसलिए मैं कह रहा हूं उसको, नेहरू हिंदू धर्म के साथ साथ वो योगा भी करते थे, बाकायदा कर्मकांड भी करते थे, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ जब वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे हैं, तो उसमें आप देखिए वो बौद्ध धर्म की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी विदेश नीति पंचशील के आधार पर चलती है। तो बुद्धिज्म को लेकर के जो उनके भीतर एक आकर्षण है,
मुझे लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि आज हिंदुत्व का अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो अंबेडकरवाद है, और अंबेडकरवाद का मतलब है कि जो नव बौद्धयान है वो मुकाबला कर रहा है। इसलिए नेहरू को भी आपको कटघरे में खड़ा करना है, बदनाम करना है और समस्याओं से लोगों की आंखों पर पट्टी बांधे देना। बट प्रोफेसर रविकांत जी, आपने बौद्ध धर्म की बात की है, लेकिन अगर दिनकर ने जो किताब लिखी है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, जिसकी प्रस्तावना नेहरू ने लिखी है, अगर आप सिर्फ 4-5 पेज ही पढ़ लें तो हिंदू धर्म, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के बारे में नेहरू ने कितनी खूबसूरती से उसका वर्णन किया है, वो उनकी समझ, उनकी दृष्टि को दर्शाता है। लेकिन मुदगल जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि क्या नेहरू का सही मूल्यांकन संभव है क्या? एक तरफ वो लोग हैं जो नेहरू को के बारे में किसी तरीके की आलोचना सुनना नहीं चाहते, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नेहरू को बिल्कुल डिमोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसी से अगर आप बात करेंगे तो नेहरू से बड़ा कोई नहीं है, अगर आप एक शब्द लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने बहुत पहले गांधी जी के बारे में कुछ लिख दिया था, तो उसके बाद नेशनल वुमेन्स कमीशन ने मुझे बुला लिया और वहां मेरी पेशी हो गई थी। तो ये जो चलन है इन दोनों के बीच में, क्या नेहरू का, क्या गांधी जी का सही मूल्यांकन आज के जमाने में संभव है इस पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में या नहीं? नहीं, देखिए, होना तो चाहिए। शिवकांत जी ने जैसे शुरू में ही कहा था कि मूल्यांकन तो चलता रहना चाहिए और लगातार होना चाहिए, और अगर विपक्षी भी करें तो अच्छी बात है, करें ना, आप उसको डाइसेक्ट करें, डिकंस्ट्रक्ट करें और ये कहें कि भाई ये चीजें गलत थी या ये चीजें कम थी, जो भी है वो किया जाना चाहिए। दूसरा, बाई पार्टीजान पॉलिटिक्स चलती है अब अमेरिका में। ये कोई पूछता नहीं कि कौन सा प्रेसिडेंट डेमोक्रेट था या रिपब्लिकन था। 40 साल पहले, 50 साल पहले के लोग हैं, उनके नाम पे तरह तरह के इदारे, इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, तो आगे आने वाले टाइम में मोदी जी के नाम पे भी बनेंगे। भाई एक महान डीपली पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए क्या होता है आजकल, क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया ने काफी बड़ा घालमेल कर दिया है। सोशल मीडिया में ये संभव है कि किसी व्यक्ति की छवि आप बना दें, ऐसी बना दें कि जो चीजें कॉन्सिक्वेंशियल है, महत्वपूर्ण है, वो पीछे हट जाएं और कुछ चीजों के साथ जोड़ दें। जैसे इंदिरा गांधी को सिर्फ इमरजेंसी, ऐसा नाम रखा उसका इमरजेंसी के साथ में सोशल मीडिया ने कि कोई, जैसे आपने जैसे कहते हैं ना कि थिंक ऑफ पेंट थिंक ऑफ अस, जैसे कोई एक वो लाइन थी किसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की, तो वो ऐसा बन गया। तो नेहरू के साथ में अब क्या है कि मोदी जी के साथ में बन गया गरीब आदमी नीचे से उठा हुआ। अब बात तो सही है भाई, गरीब आदमी तो थे, नीचे से उठे हुए भी हैं, लेकिन नेहरू के बारे में जरा सोचें कि बहुत रईस आदमी, बहुत धनी आदमी, जिसके बारे में कहते हैं उसके कपड़े विदेश में धुलने के लिए जाया करते थे, और वो आदमी गांव गांव, शहर शहर जा रहा है, टाउन्स में, कस्बों में यात्रा कर रहा है, धूल फांक रहा है, कोई अच्छे कनेक्शंस नहीं है, ट्रेन्स नहीं है, बसेस नहीं है, और वहां जा रहा है। और जेल में 9 साल 10 साल, आप सोचें, लग्जरी में जीवन बीता, और उसके बाद भी इंडिया छोड़ के बाहर रहे और बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे रहे। और आप वहां पे शौचालय तक कायदे के नहीं थे उस जमाने में, तो बहुत ही खराब होते थे, और वहां कागज नहीं मिलता था। आप सोचे आज के हिसाब से एक स्टैन स्वामी को हमने एक उनको पानी पीने के लिए सिपर नहीं दे पाए जेल के अंदर, तो नेहरू जी को इतने कागज कैसे मिल गए कि रविकांत जी कह रहे 3 पुस्तकें उन्होंने जो लिखी। आप सोचे कोई कंप्यूटर नहीं था, लॉन्ग हैंड में लिखे जा रहे, रीम्स एंड रीम्स ऑफ पेपर वुड बी रिक्वायर्ड, और वो इतना कागज कलम, स्याही की बोतलें खत्म कर दी होंगी उन्होंने, और उनको मिल रही थी उस टाइम, और वो लिख रहे थे। और क्या कल्पनाशीलता थी, और क्या उनका म्यूजिक, पोएट्री और फिलॉसफी और हर चीज के बारे में जो आकलन, जो समझदारी थी। तो आप वो भी तो देखें कि एक आदमी नीचे से उठ के ऊपर आया, तो एक आदमी ऊपर से उठ के अपने आप को बिल्कुल नीचे कर लिया उसने, और वो ट्रेन में भी उसी तरह से यात्रा करता था, गांव में जाता था, लोगों से बात करता था, छोटी छोटी जगहों पे। मुझे लगता है कि वो भी एक उनकी छवि थी, लेकिन वो हटा दी। अब उनकी छवि ये बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पे है कि ये वो आदमी है जिसकी वजह से सरदार पटेल जैसा योग्य आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, देखो गांधी ने इसको बना दिया। तो ये एक जो छवि सोशल मीडिया के द्वारा बनाई जा रही है, इसको किसी की हिम्मत हो, अगर कांग्रेस में हिम्मत हो तो कर ले। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास काफी कल्पनाशीलता का अभाव है, ये तो आप जानते ही हैं। और ये भी है कि वो भी उस तरह से आइडिया ऑफ इंडिया को डिफेंड नहीं कर पा रहे। कहें तो खड़े होके कि सेक्युलरिज्म के 2 पैसे उठते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब तक कहती रही है कि आप सब सूडो सेक्युलर है। तो पहले कह रहे थे आप सब सूडो सेक्युलर है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं मैं सतगुरु हूं, तो इसका मतलब बाकी सब झूठे गुरु हैं, यही तो हुआ ना। आप सब सूडो सेक्युलर है, इसका मतलब हम सच्चे सेक्युलर है।
तो पहले, अब वो सब छोड़ दिया उन्होंने, अब सेकुलरिज्म पे सीधा अटैक है। अब कांग्रेस पार्टी, अगर आप सेकुलरिज्म के पक्षधर हो तो बचाओ ना, खड़े होके कहो ना, और कहो क्यों हो आप सेक्युलर, आप सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि नेहरू को जिस तरह से, जिस शिद्दत के साथ बचाया जाना चाहिए, जैसे बुद्धिजीवियों को भी बचाना चाहिए, राष्ट्रवादियों को भी बचाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना थी, जिसके बारे में, जो टैगोर का राष्ट्रवाद है, टैगोर का जो, आप टैगोर की भाषा देखें, जो उनका कॉन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन, उनके जो वर्ड्स है, उनके जो मेटाफर्स है, वो नेहरू के मेटाफर्स है। नेहरू के ऊपर बड़ा डीप वो इम्पैक्ट है, विवेकानंद का भी है और इनका भी है, और अरबिंदो जी का भी है। तो नेहरू एक और बड़े बड़े विचित्र और बहुत मजेदार पर्सनैलिटी हैं, जो कि मतलब मेटिकुलस है। देखिए, डायरी रखते, कोई कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई रेफरेंस बुक्स नहीं है, और धड़ाधड़ पुस्तकें लिखे जा रहे हैं। आप देखिए जरा उन पुस्तकों को, उनकी प्रामाणिकता को देखिए आप। तो एक वो जायंट ऑफ अ मैन। हाँ, गलतियां हुई ना, ह्यूमन बीइंग से सबसे हुई गलती, तो जी। गलतियां हुई होंगी, करें ना मूल्यांकन, 10 बार करें, लेकिन आप उनको गिरा नहीं पाएंगे। देखिए, इतिहास काफी मतलब एक ऐसी संस्था है कि इतिहास सबका मूल्यांकन करेगा, और आप ही नहीं करेंगे, सोशल मीडिया नहीं करेगा। तो नेहरू का सही मूल्यांकन आप जैसे कह रहे थे, उस हिसाब से होगा, और सबका होगा, इनका भी होगा, हमारा भी, आपका भी होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।